नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सक्सेस विद लोकेश भाटी। मैं हूं आपका दोस्त लोकेश भाटी, आईटीओ दिल्ली। दोस्तों, आर्टिकल्स की हमारी क्लास चल रही थी। पहली क्लास में हमने टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की थी। कुछ पर्टिकुलर उनकी प्रॉपर्टीज़, पोजीशनिंग, इसके बारे में सीखा। आज की क्लास में दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स का सब पार्ट कह सकते हैं आप कि जो इंडेफिनिट आर्टिकल्स हैं उन्हें आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, क्या कुछ उसके बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आप सबसे एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में दोस्तों वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए, ताकि हर ज़रूरतमंद बच्चे तक इंग्लिश ग्रामर और जीएस की निःशुल्क जानकारी मुहैया करवाई जा सके। शुरू करते हैं दोस्तों आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सबके लिए जीएस का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, अभी रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा की गई है। ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स फॉर 2022। ठीक है। मैं इसके साथ में आपको ये भी जानकारी दे दूं दोस्तों, ये अवार्ड्स अभी 2022 में डिक्लेयर किए गए, लेकिन इसमें उन फिल्मों को कंसीडर किया गया है जो 2020 में प्रदर्शित की गई थी, रिलीज की गई थी। ठीक है। ऐसा मत सोचिएगा कि इसमें 2022 की ही फिल्मों को कंसीडर किया जाता है, नहीं, इसका कैलेंडर पीछे चलता है। 2022 के जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, इसमें वो मूवीज कंसीडर की गई हैं जो वो फिल्म्स कंसीडर करी गई हैं जो 2020 में रिलीज होती हैं। ठीक है। अब आज के लिए क्वेश्चन दोस्तों आपका ये है कि जो 2022 में नेशनल फिल्म अवार्ड्स डिक्लेयर किए गए थे, तो इसमें बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी फिल्म को मिला था? विच फिल्म गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट फिल्म कैटेगरी। ठीक है। और ऑप्शंस आपके सामने चार हैं दोस्तों। ऑप्शन ए तानाजी द अनसंग वॉरियर, ऑप्शन बी सोराराई पोट्रू, ऑप्शन सी अय्यप्पनम कोशियम, और ऑप्शन डी कलर फोटो। दोस्तों, आपको एक बात जान लेनी चाहिए कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स में भारत की जितनी भी रीजनल सिनेमा की फिल्में हैं वो भी कंसीडर की जाती हैं अलोंग विद हिंदी सिनेमा। ठीक है, बॉलीवुड के साथ साथ जो रीजनल सिनेमा की फिल्म्स हैं वो भी कंसीडर की जाती हैं। तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म कैटेगरी का अवार्ड, बेस्ट फिल्म कैटेगरी में अवार्ड मिला था फॉर नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022। और सभी से रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, और अगर जानकारी इंटरेस्टिंग लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर और कुछ बैकग्राउंड जानकारी मैं आपको वीडियो के अंत में दूंगा। चलिए वापस लौटते हैं दोस्तों अपने टॉपिक पर। आर्टिकल्स की हम चर्चा कर रहे थे, पोजीशनिंग हमने इनकी इनकी आर्टिकल्स को किस तरीके से आप पोजीशन करते हैं सेंटेंसेस में, इसके बारे में बात कर ली थी। टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स पढ़ लिए थे। अब जो पहला सब पार्ट है दोस्तों, इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए और एन, ए या फिर एन, ये दो इनडेफिनिट आर्टिकल दोस्तों हमारे पास होते हैं। तो इनको आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने सेंटेंसेस में, कहाँ कहाँ किस किस सिचुएशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आज हमें सीखना है। ठीक है। चलिए, तो जब बात करते हैं दोस्तों यूजेस की, तो सबसे पहला यूज जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में, जहां पर आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं, वो है इन द सेंस ऑफ वन। जहां पे आपको एक की गिनती का संदर्भ देना है, एक की गिनती की जानकारी देनी है। आप ये बताना चाहते हैं कि कोई भी चीज एक है, यानी कि एक बैल या एक गाय या एक पेन या एक बुक। ठीक है, एक लड़का एक लड़की, तो वहां पर आप ए का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़का देखा। आई सॉ अ बॉय। ए पेन इज लाइंग देयर, एक पेन वहां पड़ा हुआ है। ठीक है। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग इन द एयर, एक हवाई जहाज हवा में, आसमान में उड़ रहा है, इज फ्लाइंग। ठीक है। तो दोस्तों देख रहे हो आप, एक का जो सेंस है, ठीक है, यहां पर गिनती हर किसी की कितनी है? वन। एक लड़का, एक पेन, एक एरोप्लेन। ठीक है। तो जहां कहीं आपको वन का सेंस डिनोट करना हो दोस्तों, वहां पर आप क्या करते हैं? ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। और ये द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिनेरियो है ए या एन के लिए। ठीक है। इज इट क्लियर? मूविंग ऑन,
सेकेंड यूज डिस्कस करते हैं दोस्तों। दूसरा जो कॉमन यूज है ए या एन के लिए, वो होता है दोस्तों कुछ स्पेशल फ्रेजेस में। स्पेशल फ्रेजेस कह सकते हैं कि बेसिकली वो क्या होते हैं, कुछ कलेक्टिव नाउन्स होती हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स हम नाउन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जैसे क्राउड, आर्मी, टीम। ठीक है, तो वहां पर भी दोस्तों आप ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर बात करी जाए कि ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज मूविंग इनटू द ग्राउंड। ठीक है, टीम, खिलाड़ियों की टीम जो है ग्राउंड में अंदर पहुंच रही है। अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज मूविंग इन द ग्राउंड। ए गैंग ऑफ रॉबर्स, ए गैंग ऑफ रॉबर्स वाज अरेस्टेड लास्ट वीक, कि चोरों का एक दल या चोरों का एक गिरोह पकड़ा गया। ए गैंग ऑफ रॉबर्स। इसी तरीके से ए ग्रुप ऑफ बॉयज वाज सीन देयर। ठीक है, लड़कों का एक झुंड वहां पर देखा गया, ए ग्रुप ऑफ बॉयज। इसी तरीके से ए क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों की एक भीड़ वहां पर इकट्ठी हो गई। ए क्राउड ऑफ पीपल गॉट गैदर्ड। ठीक है, कि अचानक कुछ इंसिडेंट हुआ और अचानक वहां पर भीड़ इकट्ठी हो गई, ए क्राउड गैदर्ड देयर। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी जो कलेक्टिव नाउन्स हैं दोस्तों, ये कुछ भी हो सकती हैं, टीम, मेंबर, टीम, गैंग, क्राउड, आर्मी। ठीक है, इन इन सब के साथ में आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। नियम वही है कि अगर आपको वॉवल साउंड अगर आती है तो आप एन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको कंसोनेंट साउंड आती है, ठीक है, मैं दोस्तों बार बार जोर दे रहा हूं, आपको साउंड पहचाननी है। ठीक है, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी अगर आपको लेटर को नहीं देखना है, देखना नहीं है, सुनना है, अगर आप सुनते हैं और आपको लगता है कि जी वॉवल साउंड है, देन यू विल यूज एन। इफ यू find that the sound coming from the first sound which comes from the word is consonant sound, then you will use a। ठीक है, वहां पर आपको ए का इस्तेमाल करना है। इज इट क्लियर? उम्मीद है क्लियर होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरा यूज मैंने बता दिया दोस्तों, फॉर स्पेशल फ्रेजेस या फिर कलेक्टिव नाउन्स। स्पेशल फ्रेजेस जो स्पेशली क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन्स होती हैं। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स। एग्जाम्पल की बात करें, ए टीम, ए क्राउड, ए गैंग। ठीक है, तो इस तरह की जो कलेक्टिव नाउन्स हैं दोस्तों, उनके साथ में आप क्या इस्तेमाल करते हैं, या तो ए का इस्तेमाल करते हैं या एन का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट साउंड कमिंग फ्रॉम द वर्ड। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा यूसेज, आइए। थर्ड यूसेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर आपको कोई नंबर या क्वांटिटी डिस्कस करनी है दोस्तों। ठीक है, आप कोई मात्रा बताना चाहते हैं कि कितनी चीज थी या कितने संख्या में थे। क्वांटिटी भी बता सकते हैं, नंबर भी बता सकते हैं। वहां पर आप ए का इस्तेमाल, ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ए लॉट ऑफ। ठीक है, ए लॉट ऑफ, ये लॉट यहां पर क्या बता रहा है, कई सारे। ठीक है, मतलब इसने एग्जैक्ट नहीं बताया दोस्तों, लेकिन आपको एक आइडिया तो दे दिया ना कि बहुत सारे। इज इट क्लियर? इसी तरीके से ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, नंबर के साथ में भी आप ए का इस्तेमाल करते हैं। ए नंबर ऑफ बॉयज हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, ए लॉट ऑफ बॉयज आर अनएम्प्लॉयड नाउअडेज। ठीक है, इसी तरीके से ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। तो इन शब्दों के साथ में ये शब्द सारे क्या बता रहे हैं दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि कोई बड़ी संख्या। ठीक है, वो काउंट नहीं करके बता रहा है आपको स्पेसिफिकली, वो आपको एक जनरल आइडिया दे रहा है कि बहुत सारे। राइट, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए मैनी ऑफ। ठीक है, इसी तरीके से आप जहां कहीं आपको ये बताना है कि बहुत बड़ी संख्या हो सकती है, वहां पर आप ए का या एन का इस्तेमाल करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फर्स्ट साउंड ऑफ द वर्ड। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। ए या एन को आप ईच या एवरी के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ईच या एवरी के सेंस में, जहां पर आपको ईच या एवरी या पर, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला पर। ठीक है, इंग्लिश वाला पर,
उस सेंस में भी आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिल्क सेल्स एट ₹50 a किलो, 50 a लीटर। दूध 50 रुपए 1 लीटर के हिसाब से बिक रहा है, ठीक है, बिकता है। तो ए लीटर, यहां पर ये ए क्या बता रहा है आपको, रेट बता रहा है। इसको अगर आप रिप्लेस करना चाहें तो आपको पर लगाना पड़ेगा, ठीक है, ₹50 पर लीटर। तो पर के सेंस में भी आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से मोहन विजिट्स मी वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में एक बार, वंस ए मंथ, महीने में एक बार, वंस अ ईयर, साल में एक बार। इज इट क्लियर? इस तरीके से जहां कहीं आपको ईच या एवरी या पर का सेंस देना है, एक, ठीक है, वहां पर आप ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ यूज, फिफ्थ यूज क्या कहता है? टू डिनोट क्लास। अगर आप किसी कम्युनिटी को, किसी श्रेणी को, किसी ग्रुप को डिनोट करना चाहते हैं तो वहां पर आप ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये कहें ए डॉग हैज अ टेल, कि ए डॉग हैज अ टेल, तो यहां पर आपने डॉग शब्द के सामने जो ए लगा दिया, इससे आपने क्या करने की कोशिश करी है? इससे आपने इस कम्युनिटी के बारे में बताया है कि दुनिया में जितने भी डॉग्स होते हैं उनकी टेल होती है, उनकी पूंछ होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे सामने एक डॉग है जी, उसकी पूंछ है। ए डॉग हैज ए टेल का मतलब है कि डॉग कम्युनिटी की बात कर रही है, इस पूरी कम्युनिटी की बात की जा रही है, पूरी कम्युनिटी या पूरी क्लास की बात की जा रही है। इज इट क्लियर? ए काउ इज अ जेंटल एनिमल, ठीक है, कि अब यहां पर क्या है, ये नहीं मतलब कि जी मेरे सामने या मेरे पास जो गाय है वो बड़ी शांत स्वभाव की है। इसका मतलब है कि गांव कम्युनिटी, काउ कम्युनिटी जो है, जितनी भी दुनिया में गाय होती हैं वो अक्सर क्या होती हैं, शांत स्वभाव की होती हैं। तो एक काउ की पूरी कम्युनिटी, पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। ये डॉग की पूरी कम्युनिटी, पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है। ए जवान इज, ए सोल्जर इज अ पेट्रियोटिक पर्सन, ठीक है। ये क्या बताता है कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो अमूमन सभी, वो पूरी कम्युनिटी ही क्या होती है, देशभक्त होती है। तो आप किसी भी वर्ड के साथ में अगर एक या एन का इस्तेमाल करते हैं तो उससे कई बार आप क्या बताने की कोशिश करते हैं, उस कम्युनिटी का बोध बताते हैं, ठीक है, उस कम्युनिटी के बारे में जानकारी देते हैं। इज इट क्लियर? एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिक्स्थ यूज, दोस्तों आपने सिंगुलर नाउन्स के बारे में सुन लिया है। ये चीज हम जब नाउन्स का चैप्टर पढ़ा था तब हम सीख चुके हैं, सिंगुलर और प्लूरल। अगर आपके पास किसी सेंटेंस में दो सिंगुलर नाउन्स हैं, ठीक है, दो सिंगुलर नाउन्स हैं एंड दे रेफ, मतलब दो सिंगुलर नाउन्स, उन दोनों को आपने एंड की मदद से जोड़ दिया, ठीक है। एक नाउन है सर, ये दूसरी नाउन है, इन दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है। और अगर वो दोनों ही सिंगुलर नाउन क्या करती हैं, किसी एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही हैं, दे रेफर टू अ सिंगल पर्सन, किसी एक व्यक्ति की तरफ या किसी एक चीज की तरफ ही इशारा कर रही हैं, तो आप क्या करोगे, जो पहली सिंगुलर नाउन है उसके आगे ए या एन का इस्तेमाल करते हो। जैसे आ कैशियर एंड क्लर्क। मैं अगर ये कहूं कि मुझे एक कैशियर और क्लर्क की जरूरत है, मैं चाहता हूं कि मेरा कोई बिजनेस है, कोई छोटा मोटा काम है, मेरी कोई दुकान है, वहां पर मुझे एक आदमी की जरूरत है जो क्या, कैसा हो, वो कैशियर का भी काम कर ले और क्लर्क का भी काम कर ले। आई नीड अ कैशियर एंड क्लर्क। आई नीड, आई नीड
अ कैशियर एंड क्लर्क। इसका, इस सेंटेंस का क्या मतलब है कि मुझे दो आदमी नहीं चाहिए, मुझे एक ही आदमी चाहिए, दो क्या काम कर सके, कैशियर का भी काम कर सके और क्लर्क का भी काम कर सके। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों नाउन्स एक आदमी की तरफ इशारा कर रही हैं। अब अगर एक आदमी की तरफ इशारा कर रही हैं तो आर्टिकल केवल पहली वाली नाउन, सिंगुलर नाउन के आगे लगेगा। समझे मेरी बात? अगर दो सिंगुलर नाउन्स किसी सेंटेंस में एंड की मदद से जुड़ी हुई हैं और वो दोनों ही एक ही पर्सन या एक ही चीज की तरफ इशारा कर रही हैं, तो आप ए या एन आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और कहां पर इस्तेमाल करेंगे? पहली सिंगुलर नाउन के आगे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? ये सेंटेंस ऐसे भी बन सकता था, आई नीड अ कैशियर एंड अ क्लर्क। ग्रामेटिकली दोस्तों ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, लेकिन इस ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब है कि आप कितने आदमी मांग रहे हो? आप केवल एक आदमी मांग रहे हो जो कैशियर का भी काम कर ले और क्लर्क का भी काम कर ले। दूसरे सेंटेंस में आप दो आदमी मांग रहे हो, दो आदमी, एक आदमी जो कैशियर का काम कर सके, एक आदमी जो क्लर्क का काम कर सके। अब यहां से आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर दो सिंगुलर नाउन्स, दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आपने सेंटेंस में ली और वो दोनों ही एंड की मदद से जुड़ी हुई हैं एंड दे रेफर टू डिफरेंट पीपल, वो अलग अलग लोगों की तरफ इशारा कर रही हैं, अलग अलग चीजों की तरफ इशारा कर रही हैं, तो आप क्या करते हैं? आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है? इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल होगा और दोनों नाउन्स के आगे सेपरेट सेपरेट लगेंगे। इस नाउन के आगे भी आपने सेपरेट आर्टिकल लगाया, इस नाउन के आगे भी लगाया। क्यों? क्योंकि दोनों अलग अलग आदमियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। हमें एक आदमी कैशियर चाहिए, एक आदमी क्लर्क चाहिए, जबकि ऊपर वाले सेंटेंस में एक ही आदमी चाहिए था जो कैशियर का भी काम कर ले और क्लर्क का भी काम कर ले। इज इट क्लियर? उम्मीद है दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी लाइंस पर एक यूज और होता है दोस्तों। अभी तो हमने बात करी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स की। ऐसा भी हो सकता है कि नाउन तो जी एक ही है बट एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं। ठीक है? एडजेक्टिव्स इस्तेमाल हुए हैं। ए टॉल एंड हैंडसम बॉय। नाउन देखिए एक ही है, बॉय, इसके लिए एडजेक्टिव दो इस्तेमाल हुए हैं, हैंडसम और टॉल। मैं ये कहता हूं कि अगर आप एक ही लड़के के लिए कह रहे हैं, टू एडजेक्टिव्स जॉइंड बाई एंड, दो एडजेक्टिव हैं, वो दोनों किसकी मदद से जुड़े हुए हैं? एंड की मदद से जुड़े हुए हैं। टू एडजेक्टिव्स जॉइंड बाई एंड दे रेफर टू अ सिंगल पर्सन, एक व्यक्ति की तरफ, एक व्यक्ति या एक चीज की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, तो इनडेफिनेट आर्टिकल कहां लगेगा? पहले वाले एडजेक्टिव के आगे लगेगा। आई सॉ अ टॉल एंड हैंडसम बॉय, मैंने एक लंबा और सुंदर लड़का देखा। कितने व्यक्ति थे वहां पर? कितने लड़के देखे आपने? एक ही लड़का देखा, वो टॉल भी था सर और वो हैंडसम भी था। आपने एक ही लड़का देखा। अगर मैं ये कहूं, आई सॉ अ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय, आई सॉ अ टॉल एंड अ हैंडसम बॉय, इसका मतलब अब सर वहां पर एक लड़का वो था जो लंबा था और एक लड़का वो था जो सुंदर था। टोटल दो व्यक्ति, दो लड़के देखे आपने। अगर दो एडजेक्टिव्स joined by and they refer to different people or different things, then indefinite article will be used before each adjective। हर एडजेक्टिव के पहले आप indefinite article का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। इज इट क्लियर? समझ लीजिएगा, एडजेक्टिव्स अगर एक ही व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहे हैं तो आर्टिकल केवल पहले एडजेक्टिव के आगे लगेगा। एडजेक्टिव्स अगर अलग अलग लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं, अलग अलग चीजों की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो दोनों एडजेक्टिव्स के आगे आर्टिकल लगेगा। इज इट क्लियर? चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, अगला यूज कहां पर आप आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए,
अगर आपको कहीं पर इस तरीके का भाव देना है कि कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप कुछ जानते हैं लेकिन सब कुछ नहीं जानते हैं, तो वहां पर भी आप ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज आप अपने घर में थे, कोई व्यक्ति आया, उसने आपसे आकर के पूछा कि आपके पिताजी कहाँ हैं। आपने उस व्यक्ति से पूछा जी आप कौन। उस व्यक्ति ने कहा मैं मिस्टर स्वामीनाथन। तो आप अंदर गए, अपने पिताजी से बोला कि जी कोई मिस्टर स्वामीनाथन आपसे मिलने आए हैं। इस सेंटेंस को आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे? आप अपने पिताजी से जाकर कहेंगे फादर, आ मिस्टर स्वामीनाथन हैज कम टू मीट यू। स्वामीनाथन is is on the doors, has come to meet you, has come to meet। इसका मतलब है दोस्तों कि जो व्यक्ति ये सेंटेंस कह रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो व्यक्ति ये सेंटेंस कह रहा है उसको केवल ये पता है कि जो व्यक्ति आया उसका नाम मिस्टर स्वामीनाथन है, उसके अलावा वो और कुछ नहीं जानता। ठीक है, वो आदमी को केवल ये पता है कि गेट पर जो बंदा खड़ा है उसका नाम केवल मिस्टर स्वामीनाथन है, इतनी जानकारी मिली है। वो क्या है, कौन है, क्यों है, ये सब नहीं पता। तो ए लगाते हैं आप किसी प्रॉपर नाउन के आगे, ठीक है, जहां पर आप केवल उस चीज का नाम जानते हैं और ज्यादा जानकारी आपके पास नहीं है। इसी तरीके से अगर आप कह दें मिस्टर सोहन इज वेटिंग डाउन स्टेयर्स, कि कोई मिस्टर सोहन है वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं, डाउन स्टेयर्स। तो इसका क्या, ये सेंटेंस का क्या मतलब है कि हमें केवल इतनी जानकारी है कि जी जो आदमी नीचे इंतजार कर रहा है उसका नाम मिस्टर सोहन है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। ए मिस्टर सोहन इज वेटिंग डाउन स्टेयर्स, ए मिस्टर ललित हैज कम टू मीट यू, ए मिस्टर सो एंड सो हैज फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको अगर केवल किसी व्यक्ति का केवल नाम पता है, उससे ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आप ए का इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को फॉर्म कर लेते हैं। इज इट क्लियर? ओके, चलिए मूविंग अहेड, अगला यूज देखते हैं कहां पर आप ए या एन को इस्तेमाल करते हैं। जब कभी आपको किसी अनकाउंटेबल नाउन को एज ए काउंटेबल नाउन यूज करना हो, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है उसे आप एज काउंटेबल नाउन यूज करना चाहते हैं, तो आप ए या एन का यूज करते हैं। जैसे देखिएगा, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन। देखिए ध्यान से, दिस हाउस इज मेड ऑफ स्टोन, क्या मतलब है कि ये घर पत्थर का बना हुआ है। यहां पर स्टोन अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है, पत्थर का बना हुआ है। ओके, अब इसी वर्ड को, ये यहां पर अनकाउंटेबल नाउन है दोस्तों, यहां पर किस रूप में इस्तेमाल हुई है? अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर इसे को हम काउंटेबल के रूप में इस्तेमाल करना चाहें, जैसे ही थ्रू अ स्टोन इन द पॉन्ड, कि उसने तालाब में एक पत्थर फेंका। अब क्या हुआ, यहां पर ये काउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल हो गया। यहां पर स्टोन किस रूप में इस्तेमाल हुआ है? काउंटेबल नाउन के रूप में। तो जब कभी आप किसी अनकाउंटेबल नाउन को चेंज करोगे और काउंटेबल के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हो, तो वहां पर फिर आपको ए या एन का इस्तेमाल करना होगा, डिपेंडिंग अपॉन। देखो, स्टोन है, इसको आपने काउंटेबल बना तो दिया, अगर सिंगुलर है तो ए या एन का इस्तेमाल होगा। ही थ्रू स्टोन्स इन द पॉन्ड, जब प्लूरल अगर बनाओगे तो फिर ए या एन का इस्तेमाल नहीं होगा। काउंटेबल भी कैसा वाला? सिंगुलर काउंटेबल नाउन में अगर चेंज करोगे तब ए या एन का इस्तेमाल आप करते हैं। इज इट क्लियर? ऐसे ही एक और एग्जांपल दे लेते हैं। इसी चीज को अगर आप और अच्छे से समझना चाहें, जैसे फिश एंड राइस is his favorite dish।
इज हिज फेवरेट डिश, कि मछली और चावल उसका पसंदीदा भोजन है, फेवरेट डिश या फेवरेट फूड। यहां पर आप देखिए फिश अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल हुई है, राइस अनकाउंटेबल नाउन के रूप में इस्तेमाल हुआ है। अब अगर इसको हम काउंटेबल के रूप में चेंज कर दें, जैसे रमेश कॉट अ फिश, रमेश ने एक मछली पकड़ी, कॉट अ फिश। अब क्या हुआ, ये फिश यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन गई। यहां अनकाउंटेबल नाउन थी, यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन बन गई। तो अगर आप अनकाउंटेबल नाउन को यूज करना चाहते हैं एज सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन द सेंटेंस, देन यू विल हैव टू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। अगेन ए और एन जहां कहीं भी आप नियम पढ़ रहे हो, जो यूज ए का है वही यूज एन का है, बस फर्क क्या रहेगा कि अगर साउंड आपको वॉवल की आ रही है तब एन लगा दीजिए, अगर कंसोनेंट की आ रही है तो ए लगा दीजिए। नेक्स्ट अगला यूज देखते हैं दोस्तों जल्दी से, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, फास्ट चलना होगा। नेक्स्ट यूज इज ए और एन कैन बी यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन टू डिनोट कम्युनिटी और क्लास, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ए काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कि गाय क्या है, एक पालतू जानवर है, पालतू पशु है, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो ए काउ जैसे ही बोला जाएगा दोस्तों, तो इसका मतलब है कि काउ की पूरी कम्युनिटी, पूरी कम्युनिटी दुनिया में जितनी भी गायें हैं वो सभी क्या हैं, पालतू जानवर हैं। एन ऑक्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल, कि बैल क्या है, बैल भी एक पालतू जानवर है। तो इसका मतलब एन ऑक्स का केवल ये मतलब नहीं है कि जी केवल दुनिया में एक ही पालतू बैल है, जितने भी बैल हैं वो सभी क्या हैं, पालतू हैं। तो पूरी कम्युनिटी को आप डिनोट कर सकते हो। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं दोस्तों जहां पर आप केवल और केवल ए या एन का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन अ टेम्पर, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ हरी, इन अ डिलेमा, या एज अ रूल। एज अ रूल आपने अक्सर सुना होगा, एज अ रूल द प्रिंसिपल हैज डिसमिस्ड द मिस्चीवियस स्टूडेंट्स एज अ रूल, कि प्रिंसिपल साहब ने नियम के तहत क्या किया, वो शरारती बच्चों को स्कूल से निकाल दिया, एज ए रूल। ठीक है, इसी तरीके से एज इन अ रेज या इन अ टेम्पर, गुस्से में, रेज का मतलब होता है गुस्से में, इन अ टेम्पर गुस्से में, इन अ मूड मूड में, इन अ हरी जल्दी में। इसी तरीके से गेट अ हेडेक, ही इज ही हैज गॉट अ हेडेक, उसको सरदर्द हो गया है, ही इज हैविंग अ हेडेक, उसको सरदर्द हो रहा है, ही हैज गॉट अ फीवर, उसको बुखार हो गया है। इस तरह के जो फ्रेज हैं दोस्तों, यहां पर आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यूज देखें अगर, तो जब कभी आप किसी प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन की मदद से दोस्तों सब्स्टिट्यूट करते हैं, आप प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन की मदद से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं तो आसान लगेगा। नंबर 10 हो गया। मेरे पास एक सेंटेंस है, द जर्नी took him 5 days। वो लड़का कहीं किसी यात्रा पे गया और उस यात्रा में उसको कितना समय लगा, 5 दिन लग गए, 5 डेज लग गए। अब दोस्तों देखिए जो ड्यूरेशन है यहां पर क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल नाउन है। अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं सर मैं इसको ना सिंगुलर में चेंज करना चाहता हूं, तो क्या बना सकते हैं, ही अंडरटुक ए 5 डे जर्नी, उसने एक 5 दिन की यात्रा तय करी, 5 दिन की यात्रा तय करी, पूरी करी। 5 डे, 5 डे जर्नी, और उसके आगे आप क्या लगाएंगे, इनडेफिनेट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल आप करते हैं। इज इट क्लियर? देखिएगा यहां पर ये प्लूरल नाउन थी डेज, यहां पर ये सिंगुलर नाउन बन गई, और अगर सिंगुलर नाउन बनेगी तो उसके आगे आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आया? इसी तरीके से जैसे ए प्लान फॉर
5 years, a plan for 5 years was made, बनाया गया था। अब देखिए 5 years प्लूरल नाउन है, मैं चाहता हूं सर चेंज करिए इसको सिंगुलर में, तो ए 5-year प्लान, a 5-year प्लान was made। अब देखिए ध्यान से, 5-year प्लान, एक ऐसा प्लान जिसकी अवधि 5 साल की है, और इसके आगे क्या लगेगा, ए या एन का इस्तेमाल होगा डिपेंडिंग अपॉन द साउंड। इज इट क्लियर? अब ये क्या बन गई, सिंगुलर नाउन बन गई सर। ओके, इज इट क्लियर? अब ये यहां पर क्या बन गई, सिंगुलर नाउन बन गई। तो इस तरीके से आप प्लूरल नाउन को सिंगुलर नाउन से अगर सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ए या एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इंटरेस्टिंग है, और दोस्तों अगर जानकारी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज वीडियोस को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हर कोई अगर उसे उसके लायक है जानकारी, उसको काम आ सकती है, तो उस तक ये जानकारी पहुंच जाए। इज इट क्लियर? आइए आगे बढ़ते हैं। जब कभी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप सेंटेंस में फर्स्ट टाइम मेंशन करते हैं, समझिएगा ध्यान से, हम देखो दोस्तों सेंटेंस बनाते हैं, उस सेंटेंस में किसी नाउन का जिक्र होगा, वो उस सेंटेंस के बाद में फिर दोबारा यूज करनी पड़ सकती है। तो जब कभी आप किसी सेंटेंस में पहली, या किसी सेंटेंस में क्या है, आप किसी भी पैराग्राफ में फर्स्ट टाइम जब किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को यूज करते हो तो उसके साथ में ए या एन का इस्तेमाल करते हो। जब उसी नाउन को दोबारा यूज किया जाएगा तब, क्योंकि ये नाउन पहले यूज हो चुकी है और उसी का रेफरेंस आप देना चाहते हो, तब आप दी का इस्तेमाल करते हो। जैसे देखिएगा ध्यान से, आई सॉ अ मैन ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक आदमी देखा। द मैन वॉज वेरी पुअर, वो आदमी बहुत गरीब था। मैंने सड़क पर एक आदमी देखा, एक आदमी, और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं दोस्तों, जहां पर आपको वन का सेंस देना है वहां पर आप ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो एक आदमी का सेंस देना था, इसलिए हमने ए का इस्तेमाल किया। अब दूसरे सेंटेंस में मैं क्या कह रहा हूं कि जो आदमी मैंने देखा था वो आदमी क्या था, बहुत गरीब था। तो दी मैन, ये दी किसने लगाया, ताकि हम उसी आदमी की तरफ इशारा कर सके जिसका जिक्र पहले सेंटेंस में हुआ है। तो जब कभी किसी नाउन को पहली बार इस्तेमाल किया जाता है तब वहां पर आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। अगले सेंटेंसेस में या बाद वाले सेंटेंसेस में अगर उसी नाउन के बारे में आपको बात करनी है, देन यू विल हैव टू यूज डेफिनेट आर्टिकल दी, तब आपको दी आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये चीज हालांकि जब हम दी के यूजेस पढ़ेंगे वहां पर भी डिस्कस करी जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला यूज की बात करते हैं। जब कभी आप किसी वर्ब को एज अ नाउन इस्तेमाल करते हैं, सर कैसी बात कर रहे हैं, क्या वर्ब नाउन की तरह इस्तेमाल हो सकती है? यस, बिल्कुल हो सकती है। भाई एक वर्ड है, उसका वर्बल मीनिंग भी है, उसका नाउन वाला मीनिंग भी है। जैसे देखिएगा ध्यान से, एक शब्द है टॉक, टॉक का मतलब सर बात करना, ये क्या है सर, वर्ब, मीन्स बात करना। अब इसका सर नाउन मीनिंग भी तो हो सकता है, टॉक मतलब इसको अगर आप एज नाउन ट्रीट करना चाहें तो इसका मतलब होता है बातचीत। ही इज टॉकिंग या ही टॉक्स ए लॉट। और अब अगर मैं इसी वर्ब को एज नाउन इस्तेमाल करूं तो आई हैड ए लॉन्ग टॉक, एक लंबी बातचीत। आई हैड ए लॉन्ग टॉक विद द प्रिंसिपल साहब के साथ में एक लंबी बातचीत हुई। आई हैड ए लॉन्ग टॉक। अब ये टॉक जो शब्द है ये कहीं पर वर्ब भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर मैंने एज नाउन इस्तेमाल किया है, तो इसलिए मेरे को इसके साथ में इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा।
इनडेफिनेट आर्टिकल। जब भी आप किसी वर्ब को एज नाउन इस्तेमाल करते हैं देन यू यूज इनडेफिनेट आर्टिकल बिफोर दैट। ओके, इसी तरीके से एक एग्जांपल और लें, अगर वॉक, वॉक यानी कि चलना, जब वर्ब की वर्बल सेंस होगा तो इसका मतलब होता है चलना। इसी वॉक को आप एज नाउन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सैर। ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, कि वो टहलने गया है। ही हैज गॉन फॉर अ वॉक, कि वो टहलने के लिए गया है, सैर करने गया है। जब कभी आपको वर्ब को एज नाउन इस्तेमाल करना हो तब उस शब्द के आगे आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज करनी है सेंटेंस में और उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मदद से आप क्या बताना चाहते हो, आप ये बताना चाहते हो कि कोई व्यक्ति की कोई पर्टिकुलर खासियत है, तब वहां पर भी आपको ए या एन का इस्तेमाल करना पड़ता है। देखिए ध्यान से, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कौन सी हैं पहले तो आप ये याद कर लीजिए वापस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हम पढ़ चुके हैं नाउन के चैप्टर में, ऐसी क्वालिटीज या ऐसी बातें जो कि आप टच नहीं कर सकते हो, जैसे ईमानदारी, सुंदरता, चालाकी, धूर्तता। तो ये जो क्वालिटीज होती हैं, अकलमंदी, बुद्धिमत्ता, इन सारी क्वालिटीज को आप दोस्तों टच नहीं कर सकते हो। ठीक है भाई, आज तक आपने कभी ईमानदारी को टच करके देखा है? सर होते ही नहीं है। ये तो एक फीलिंग है, ये तो एक एटिकेट है। ठीक है, इसी तरीके से चालाकी, इसको भी आप टच नहीं कर सकते हो। डर, इसको भी टच नहीं कर सकते हो। बहादुरी, इसको भी टच नहीं कर सकते हो। तो ऐसी जितनी भी चीजें हैं विच कैन नॉट बी टच्ड, जिनको आप छू नहीं सकते, उनका कोई आकार नहीं है, उनके कोई रूप नहीं है, वो बस क्या है, वो बातें हैं, वो भाव हैं, इमोशंस हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, अब अगर किसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मदद से आप किसी व्यक्ति की कोई स्पेशल क्वालिटी बता रहे हो तो आपको उस नाउन के आगे क्या लगाना पड़ेगा, इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। जैसे संध्या हैज गॉट, उसको अच्छी शिक्षा मिली, संध्या को अच्छी शिक्षा मिली, तो संध्या हैज गॉट गुड एजुकेशन? नहीं, संध्या हैज गॉट अ गुड एजुकेशन, ए गुड एजुकेशन। दोस्तों देखिए, एजुकेशन, शिक्षा, ये तो अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन यहां पर हम इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन को किस सेंस में यूज कर रहे हैं कि ये कि इस व्यक्ति की, संध्या की एक क्वालिटी है कि वो अच्छी तरीके से शिक्षित है, संध्या शिक्षित है। ठीक है, तो संध्या की क्वालिटी हो गई ना। आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मदद से क्या बताना चाह रहे हो, आप किसी व्यक्ति की किसी क्वालिटी का वर्णन कर रहे हो, then you will have to use indefinite article before that abstract noun। उस abstract noun से पहले आपको indefinite article a या n का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि कंप्यूटर की नॉलेज, ए वर्किंग नॉलेज या गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को चलाने या ऑपरेट करने की बेसिक जानकारी, ये वर्किंग नॉलेज। ठीक है, नॉलेज दोस्तों अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब अगर हम इसको इस तरीके से मॉडिफाई कर दें, ए वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, तो आपने स्पेसिफाई कर दिया ना, क्वालिटी बता दी कि भाई कैसी जानकारी, कंप्यूटर की बेसिक जानकारी, तो आपको ए या एन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की मदद से जब कभी आप किसी क्वालिटी बताते हैं तो वहां पर आपको इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। ओके, इसके बाद में एक यूज आता है दोस्तों जहां आप देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग यूज है 14 के बाद 15th यूज क्या कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में भी आप ए या एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही इज हैविंग ए शावर, हैव ए शावर, कि वो नहा रहा है। ही हैड अ फाइट इन द स्कूल टुडे, कि उसकी आज लड़ाई हो गई किसी से, हैड अ फाइट। अब फाइट जो है दोस्तों ये काउंटेबल नहीं है, लेकिन
अनकाउंटेबल होते हुए भी इसके साथ में आप ए का इस्तेमाल कर सकते हो। सारी अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में ए या एन का इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ स्पेसिफिक हैं, उन्हीं का ही मैं आपके साथ में वर्णन कर रहा हूं। हैड एन आर्ग्यूमेंट, बहस, ये भी अनकाउंटेबल है सर। हैड एन आर्ग्यूमेंट, हैड अ फाइट, हैड अ शावर, हैव अ गुड डे, हैव अ क्वेरल, हैव अ ड्रीम, सपना। तो इन सब के साथ में, ये सारे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में दोस्तों आप क्या लेते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। अब एक और लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट 16th, जब कभी आप किसी व्यक्ति के बिहेवियर के बारे में कोई बात बताना चाहते हो और साथ में ये जानकारी देना चाहते हो कि उस व्यक्ति का बिहेवियर उसके नॉर्मल रूटीन बिहेवियर से अलग है, तब आप इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूं कि भाई मैं रवि को जानता हूं, ठीक है, मैं रवि को 1 साल पहले मिला था और आज मिला, तो मैंने रवि को 1 साल पहले मिला था, तो उस समय उसके चरित्र में, उसके बिहेवियर में कुछ खासियतें थी। आज जब मैं मिला तो उसका बिहेवियर बिल्कुल चेंज था, अलग था उस बिहेवियर से जो कि 1 साल पहले मैंने देखा था। तो इस सेंटेंस को आप किस तरीके से फॉर्म करेंगे, जैसे ही इज अ डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन आई मेट अ फ्यू ईयर्स एगो। ही इज अ डिफरेंट रवि, he is a different Ravi from the one का मतलब वो रवि, I met few years या 1 year ago, I met 1 year ago, 1 लगा लो या a year, 1 या 2 जो भी आप लगाना चाहें, 1 year ago, कि उस रवि से, जिस रवि को मैं 1 साल पहले मिला था उससे अलग है ये वाला आदमी। ठीक है, रवि के लिए आप ए का इस्तेमाल करोगे, क्यों? क्योंकि आप उसके कैरेक्टर के डिफरेंस को बताना चाहते हो कि आज जो रवि मिला वो उस रवि से अलग था जो मैंने 1 साल पहले देखा था। ही इज अ डिफरेंट रवि फ्रॉम द वन आई मेट फ्यू ईयर्स एगो, आई मेट 2 years एगो, आई मेट 3 years एगो। इस तरीके से आप कैरेक्टर में डिफरेंस को दिखाने के लिए इस सिंटेक्स से सेंटेंस बनाते हैं, और यहां पर इनडेफिनेट आर्टिकल का इस्तेमाल होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ओके, आइए लास्ट पॉइंट आज के लिए, इसको भी ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं ये कहूं ही इज अ कालिदास, ही इज अ कालिदास, इसका क्या मतलब है कि वो कालिदास है? नहीं। आप कई बार प्रॉपर नाउन को क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करते हो किसी सेंटेंस में और उसकी मदद से कोई क्वालिटी दिखाना चाहते हो। प्रॉपर नाउन इस्तेमाल करके आप उस व्यक्ति का नाम नहीं बता रहे हो, आप उस व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हो। कालिदास अपने आप में क्या है? प्रॉपर नाउन है सर। भाई हम जानते हैं सर, जितने भी दुनिया में नाम है वो सब क्या है? प्रॉपर नाउन होते हैं। तो कालिदास भी किसी का नाम है, लेकिन कालिदास एक क्वालिटी भी है। क्या क्वालिटी है? कि जो फेमस कालिदास हुए वो क्या थे? वो एक महान नाटककार थे, ड्रामेटिस्ट थे, वो नाटक लिखते थे। तो अगर मैं ये कहूं ही इज अ कालिदास, इसका मतलब कि ये लड़का जो है, ही जो है, वो कालिदास के जैसा अच्छे नाटक लिखता है। अ गुड ड्रामेटिस्ट, अ गुड क्या? ड्रामेटिस्ट। तो आपने ये जो कालिदास प्रॉपर नाउन है, इस प्रॉपर नाउन की मदद से क्या करा है? किसी व्यक्ति की क्वालिटी बताई है। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यू आर अ तेंदुलकर, यू आर अ तेंदुलकर, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम तेंदुलकर हो, इसका मतलब ये है कि तुम तेंदुलकर के जैसे, सचिन तेंदुलकर के जैसे अच्छे क्रिकेटर हो। इसके लिए एक क्वालिटी, अ गुड क्रिकेटर। तेंदुलकर का, तेंदुलकर एक प्रॉपर नाउन है भाई, किसी व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये इतना फेमस व्यक्ति है और उसकी मेन खासियत क्या है? एक अच्छा खिलाड़ी।
तो अगर आप यू के लिए भी तेंदुलकर कॉमन नाउन को जोड़ते हो तो इसका मतलब ये जो लड़का है यू, ये एक अच्छा क्रिकेटर है, एक गुड क्रिकेटर। ओके, इस तरीके से आप प्रॉपर नाउन को किसी व्यक्ति की ट्रेड्स, किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी का कोई इंपॉर्टेंट इशू बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। शी इज अ लता मंगेशकर, यानी कि वो इतना मीठा गाती है कि जैसे लता मंगेशकर, कि वो लता मंगेशकर के जैसा अच्छा गायना गाती है। शी इज अ लता मंगेशकर। ओके, प्रॉपर नाउन को आप किसी व्यक्ति की विशेषता बताने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों यहां पर आज हमारा टॉपिक खत्म होता है। ए या एन को आप कहां कहां पर इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद है दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी। और क्लास खत्म करने से पहले जो जीएस का क्वेश्चन हमें डिस्कस करना है, इस पर चलते हैं। तो दोस्तों अभी रिसेंटली नेशनल फिल्म अवार्ड्स, ठीक है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स, दोस्तों इसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि जो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, INB, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आता है डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म अवार्ड्स। ओके, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म अवार्ड्स। डायरेक्टरेट जो है ये घोषणा करता है नेशनल फिल्म अवार्ड्स की, इसके द्वारा ये नेशनल फिल्म अवार्ड्स दिए जाते हैं। और ये जो डायरेक्टरेट है, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म अवार्ड्स, ये क्या करता है, भारतवर्ष में, पूरे देश में जितनी भी फिल्में रिलीज होती हैं एक साल में, उन सब में से नॉमिनेशंस मंगवाता है कि जिन किसी को लगता है कि जी हाँ मेरी फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड जीतने लायक बनी है, तो वो सारे लोग नॉमिनेशंस करते हैं। उन नॉमिनेशंस में से डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म अवार्ड्स छांटता है कि कौन सी फिल्म सबसे अच्छी है, उसका कंटेंट, उसकी सारी चीजें वो परखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 2022 के जो नेशनल फिल्म अवार्ड्स हैं, इसमें आपको बताना था कि कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला था अभी। और आपके सामने चार ऑप्शंस थे, तानाजी द अनसंग वॉरियर, सोरा राय पोत्रू, अय्यापुनम कोशियम, और ऑप्शन डी कलर फोटो। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सोरा राय पोत्रू। दोस्तों ये तमिल फिल्म है, ठीक है, और तमिल फिल्मों के एक काफी अच्छे मंजे हुए कलाकार हैं सूर्या, उनके द्वारा इसमें अभिनय किया गया है। और इस फिल्म को दोस्तों बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2022 का, बेस्ट फिल्म। ओके, बेस्ट फिल्म का अवार्ड इसी फिल्म को मिला है। और इसके साथ साथ में मैं आपको अब दोस्तों रिलेटेड जानकारी दे दूं कि इन्हीं अवार्ड्स में जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो भी ज्वाइंटली दिया गया था अजय देवगन जी को, जो कि तानाजी फिल्म के लिए दिया गया, और साथ में ये इसी फिल्म सोरा राय पोत्रू में जो लीड एक्टर थे सूर्या, इन दोनों लोगों को जॉइंटली दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। ओके, तो ये जानकारी दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। जो बाकी प्राइवेट चैनल्स के द्वारा फिल्मों को अवार्ड दिए जाते हैं, वेरियस अवार्ड फंक्शंस होते हैं दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्योंकि नेशनल फिल्म अवार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया जाता है, तो इसलिए एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एटलीस्ट आपको एक या दो नेशनल फिल्म अवार्ड्स का पता होना चाहिए कि बेस्ट फिल्म किसको मिला है, बेस्ट एक्टर किसको मिला है, बेस्ट डायरेक्टर या बेस्ट एक्ट्रेस किसको मिला है। 3-4 पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। यहां पर यह भी इंपॉर्टेंट है कि नेशनल फिल्म अवार्ड्स किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, ये किसका पैटर्नेज है, कौन सा डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करता है। तो ये इसमें आपको पता होना चाहिए कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, बिकॉज एक बार इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरीके से आ चुका है कि ये अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री देती है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर देता है या मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन देता है। तो दोस्तों सही आंसर है इसका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इन अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज करता है। और बेस्ट फिल्म का जो जहां तक बात है, तो वो बेस्ट फिल्म का अवार्ड इस बार 2022 वाले नेशनल फिल्म अवार्ड्स में किसको मिला, सूरा राय पोत्रू को। ओके दोस्तों, यहां पर आज की वीडियो समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम डेफिनेट आर्टिकल यानी कि दी की चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम इंपॉर्टेंट चीजें भी आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।